स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट। चैप्टर है संसाधन और विकास। इनके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हम लोग आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ इस वीडियो में पूरा हल करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी किसी प्रकार का क्वेश्चन में समस्या ना हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो वीडियो में या फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न में जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क हमारा जो है सो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, अनवीकरण योग्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा हम लोग, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हर क्वेश्चन का एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो अनवीकरण योग्य संसाधन इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अनवीकरण योग्य संसाधन हम लोग उसे कहते हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर से वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल, है ना, लोहा, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क भी क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो जाता है तो इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो हम लोग को फिर से ये दोबारा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। आखिर कौन सी वजह है जो पंजाब में भूमि जो है सो निम्नीकृत हो जाती है। ठीक है, भूमि का जो उपजाऊ शक्ति होता है यानी कि मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति होता है वो कम हो जाता है, ऐसा क्या वजह है। तो पंजाब में जो है ना लोग क्या कर देते हैं, अधिक सिंचाई कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर का, यानी कि अधिक सिंचाई करने से जो है सो पंजाब में भूमि निम्नीकृत हो जाता है, उसका जो उपजाऊ शक्ति होती है मिट्टी का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक, इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार सोपानी की खेती किस प्रांत में की जाती है। इसका मतलब प्रांत मतलब स्टेट, राज्य, है ना, कौन सा राज्य में सीढ़ीदार तरीके से खेती की जाती है। पहला आपका ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदान होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैदान होगा। इसके बाद हरियाणा ऑप्शन में है, इसके बाद है आपका उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ही सीढ़ीदार तरीके से यानी कि सोपानी उसको बोला जाता है, उस प्रकार से खेती की जाती है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ओके, पंजाब में नहीं की जाती है, उत्तर प्रदेश के मैदान में भी नहीं किया जाता है, हरियाणा में भी नहीं किया जाता है। ये जो सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है ना, ये पहाड़ों में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ढलान व क्षेत्र होता है पहाड़ में, आप लोग को पता होगा, क्योंकि वहाँ ढलानी मतलब मिट्टी होता है, तो वहाँ पर आपका सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी कि मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, कौन सा ऐसे स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर ही काली मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है। हम आपका पहला जो ऑप्शन है वो है कि जम्मू और कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा जो ऑप्शन है वो है झारखंड। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तो काली मिट्टी नहीं पाया जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है बर्फ ही बर्फ, है ना। आप लोग जम्मू कश्मीर जैसे ही दिमाग में आता है आप लोग क्या समझते हो, दिमाग में क्या चीज़ चलता है, बर्फीले पहाड़, है ना, ये वो घूमने का जगह। तो क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होता है, वहाँ काली मिट्टी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान आ गया। अब जैसे राजस्थान दिमाग में आता है तो राजस्थान क्या होता है, राजस्थान में सिर्फ बालू ही है, रेत ही रेत पाया जाता है राजस्थान में, तो क्या होगा, वहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है क्या, वहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र में जो है सो जो काली मिट्टी पाया जाता है, झारखंड में भी नहीं पाया जाता है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, क्या बताइएगा कि आप लोग ऐसा कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य है सॉरी, वहाँ जहाँ पर काली मिट्टी
पाया जाता है। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी पाया जाता है पूरे भारत में, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में ऐसा कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है? यहाँ तो मैं एक बताया और ऑप्शन में भी एक का ही टिक लगाना है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। बट आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था, बहुवैकल्पिक प्रश्न था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। जो दूसरा जो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे। और देखिए, जब आप अपने तरीके से समझ जाते हो ना, ज्योग्राफी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको आप जो जिस प्रकार आप इसको समझोगे वैसे ही आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या हो लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो आप जब अपने शब्दों में जब तक आप उत्तर नहीं दोगे तो आपका आंसर नहीं ना मिलेगा, मतलब नंबर नहीं ना देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। और मैं जितना भी यहाँ पर लिखा हूँ सब आंसर जो है सो अपने तरीके से लिखा हूँ। ठीक है, और अगर ये आप लिख देते हो ना तो आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना उसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ट्रस्ट रखिए, हमारे ऊपर ट्रस्ट रखिए, इस चैनल पर ट्रस्ट रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल ही एकदम ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप अभी तक जितने मैं पढ़ाया हूँ ऑब्जेक्टिव का वो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया तो कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा। तो चलिए अभी सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन पूछा है ना, पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्या है कि आपको आंसर जो है सो 30 शब्द में देना है। ठीक है, 30 शब्द के अंडर आपको आंसर को पूरा करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 शब्द लिख के हम लोग पूरा कर दिए, 15 शब्द लिख के पूरा कर दिए, 20 शब्द लिख के पूरा कर दिए। 30 शब्द के अंदर ही आपको आंसर को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा देखते हैं पहला जो 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है। देखिए, जहाँ मैं मृदा बोलूँगा ना तो वहाँ आप लोग समझ जाइएगा मिट्टी। ठीक है, तो 3 राज्यों का नाम बताना है जहाँ पर आपको काली मिट्टी पाया जाता है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल की जाती है। ठीक है, देखिए, मैं आप लोग को अभी कमेंट करके भी बोलने वाला था कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है। और देखिए, क्वेश्चन पूछ भी दिया, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को 30 शब्द में बताना है कि भारत में 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाया जाता है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल की जाती है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 3 राज्यों का नाम निम्नलिखित है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में लिखना है, कोई भी किताबी का वर्ड यहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 3 राज्यों का नाम निम्नलिखित है जहाँ काली मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो पहला वो कौन है? पहला आपका हो गया महाराष्ट्र। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है। इसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी आपका काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा था कि इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल की जाती है, तो यहाँ पर लिखना है कि और इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। बस क्या है, बस इसे ही सैंपल लिखना है, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है, अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, और 30 शब्द के अंदर आपको कंप्लीट कर देना आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब ये पूर्वी तट क्या है भाई, है ना, कंफ्यूज हो गए, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो फिकर नॉट, डिफरेंट क्लासेस आपकी साथ रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है, और बिल्कुल ज्योग्राफी में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर। सबसे पहले हम लोग भारत को समझते हैं। ठीक है, भारत आप लोग याद होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, अगर अगर अच्छा नहीं बने तो सॉरी, लेकिन मैं समझाने के तरीके से आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा अगर बन सकता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन जाएगा तो आप लोग से समझने के लिए समझ जाइए। देखिए, आपका मान के चलिए ये भारत है। ठीक है, भारत का जो पूर्व वाला भाग है ना, पूरब, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। ठीक, इधर हो गया आपका क्या, इधर हो गया उत्तर, यानी कि उत्तर में हिमालय खड़ा है, और दक्षिण। तो वही बोल रहा है यहाँ की पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं, यानी कि पूर्वी तट ये वाला हो गया आपका। इधर जो नदी है ना पूर्वी तट वाला, यही वाला आपका हो गया पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं। ठीक है, जो नदी इधर बह के आता है और इधर बंगाल की खाड़ी में मिलता है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना।
तो इधर जो मिलता है वही पूछ रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मिट्टी यहाँ पाया जाता है, नदिया वाला जो आता है ना, इसमें यहाँ पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है वही आपको बताना है। और इस इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पूर्वी तट विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये 3 मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, जो पूर्वी तट भारत का जो पूर्व भाग में जो अधिकतर बहता है वो कौन कौन सा नदी बहता है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टा पर मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से इन नदियों में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के 3 मुख्य विशेषता क्या है वो देखते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अधिकतर जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस चूनायुक्त होती है, जो इसको गेहूँ, चावल और गन्ना और अन्य फसल के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है, ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है, अब जब उपजाऊ मिट्टी होगा तो उसके अंदर जो भी होता है, देखिए क्या क्या चीज़ होता है, पोटास, फास्फोरस चूनायुक्त होती है, जो इसको कौन कौन सा मतलब कि फसल उगाते हैं, तो गेहूँ, चावल, गन्ना मुख्य तौर पर जलोढ़ मिट्टी में इसी प्रकार का खेती किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले जगह में गहन खेती की जाती है। मतलब कि जहाँ पर अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर गहन की खेती की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी होता है। ऑब्वियसली जब जहाँ पर ज़्यादा खेती का संभावना है वहाँ क्या होगा, आदमी की संख्या भी अधिक होगा, क्योंकि जब अधिक वहाँ पर फसल होता है तो लोग अधिक वहाँ बसेंगे ताकि वहाँ फसल हो सके अच्छा से अच्छा, है ना। तो वही लिखा है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। मृदा अपरदन, अब ये मृदा अपरदन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, मृदा अपरदन आने की, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है, अब ये पहाड़ है तो क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ खेती हो रहा है, ठीक लगा यार, यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब बारिश हुआ तो ऊपर से जब बारिश हुआ तो क्या हुआ, बारिश हुआ तो क्या करेगा, ये ढलान वाला क्षेत्र में ये जो मिट्टियाँ है, ये मिट्टी जो है ये उपजाऊ वाला मिट्टी है, मतलब ये जो मिट्टी है सो यहाँ पर उपजाऊ करता है। ये मिट्टी को क्या करेगा, जब पानी का बहाव तेज रहेगा तो ये मिट्टी जो है सो बहा करके इसको एकदम नदी नाला में मिला के इसको समुद्र में मिला देगा। तो क्या हुआ, मृदा का अपरदन हुआ ना, मृदा का क्षय हुआ। अब यहाँ पर फिर खेती करेंगे तो क्या खेती होगा, अच्छा नहीं होगा, है ना, हो जाएगा लेकिन अच्छा खेती नहीं होगा, क्योंकि जो उपजाऊ वाला मिट्टी था उसका अपरदन हो गया। ठीक है, मतलब वो मिट्टी क्या हुआ कि बहाव के साथ, पानी का जो बहाव था उसके साथ बह गया, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो उसी मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ऐसा क्या चीज़ करें जो मृदा माने कि मिट्टी को बहा के ना ले जाए। तो उसका बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए समझते हैं। इसमें लिखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा यानी कि मिट्टी अपरदन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला क्या उठाना चाहिए, पेड़ों को एक कतार में लगाकर हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, पेड़ को अगर हम एक कतार में लगा दें तो क्या होगा, मिट्टी को ये पकड़ेगा ना, जड़ जो है सो मिट्टी को पकड़ेगा, तो क्या होगा, अगर बारिश होगा तो क्या मिट्टी को पकड़ के रखेगा, वो उसको बहने नहीं देगा। अत्यधिक पशुचारण को कम करके, बिल्कुल। अब अगर जंगल है, मान लीजिए ये जंगल है, ठीक है, इसको अब जंगल समझ लो। अभी जंगल में क्या हुआ कि इस जंगल में सरकार जो है सो क्या किया, पेड़ लगाया। ठीक है, पेड़ लगाया तो क्या हुआ, अब क्या किया कि अगर हम पशुचारण को छोड़ देते हैं वैसे ही, तो क्या करेगा, सब लोग जाएगा, है ना, भेड़ बकरी लोग जाएगा और इसमें जो जंगल लगाया है छोटा छोटा पौधा लोग को खा जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि वो बढ़ नहीं पाएगा और मिट्टी को जिसका जड़ मजबूत तरीके से पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। पशुचारण मतलब क्या, जो हम लोग चराते हैं बैल बकरियां, वो सबको रोक करके वहाँ पर ना जाने दें, है ना। इसके बाद सही तरीके से खेती करके, जी बिल्कुल, सही तरीके से अगर खेती नहीं करेंगे तो उसमें भी हमारा मृदा अपरदन होगा। ठीक है, और अगला है पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर। मैंने अभी भी बताया कि पेड़ रहेगा तभी ना उसका मिट्टी पकड़ के रखेंगे, तो पेड़ को हम लोग रोक के जो है पेड़ जो हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर है खनन पर रोक लगाकर, बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट है ये, खनन पर रोक लगाकर। अगर मतलब मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा ज़मीन है जो कि बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा खेती होता है, ठीक, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारा खनिज है,
ठीक है। अब खनिज है तो क्या हुआ, एक उद्योगपति को पता चला कि इसके अंदर बहुत खेती मतलब कि बहुत सारा मतलब खनिज भरा पड़ा है, ठीक है। अब उसका लालच हो गया, अब क्या किया कि वो आया, उसको इस पूरा ज़मीन को वो खरीद लिया, ठीक है। खरीद लिया, इसके बाद उसका अंदर ये क्या किया, यहाँ पर खनन करेगा कि नहीं, खनन मतलब कोड़ेगा कि नहीं। अब जब कोड़ेगा तो यहाँ मिट्टी क्या होगा, अलग भलग हो जाएगा, है ना। अब मिट्टी जब अगल बगल होगा तो वो उपजाऊ मिट्टी था, अब बारिश आएगा तो वो मिट्टी क्या करेगा, बहा के ले जाएगा। तो यह क्या हुआ, यहाँ मृदा का अपरदन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ही ना। तो यही खनन पर रोक लगाकर मतलब कि इस खनन को नहीं होने देंगे, है ना, क्योंकि हमारा खेती नहीं होगा, है ना। तो यही होता है, खनन पर रोक लगाकर हम जो है सो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आप बहुत चीज़ें दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आप इतना 3 4 5 ऑप्शन दे सकते हो, इत्यादि मैंने लिख दिया है। और भी आपका दिमाग में आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं भाई। तो बहुत ही वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिए, बिल्कुल ही वीवीआई कर लीजिए, ठीक है, सॉरी वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको हम लोग समझते हैं जैव और अजैव संसाधन होता क्या चीज़ है। देखिए, जैव संसाधन वैसे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से बने होते हैं, सजीव वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है, जो सजीव होते हैं, है ना। जैव मतलब क्या, जिसमें जीव हो, इसको इस प्रकार समझिए। जैव संसाधन मतलब जो जीवन हो, जिसमें जीवन हो, यापन हो। अब जीवन किस में होता है, मानव में होता है, पशु में होता है, मछली यानी मत्स्य में होता है, इत्यादि, इसी में तो जीव होता है ना। हम लोग एक जीव ही हैं, तो इंसान क्या है, एक सजीव ही है ना। तो वैसे संसाधन जिसमें सजीव होता, नहीं इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से बना हो उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। तो मानव एक सजीव है, प्राणी है, पशु भी है ना। कुछ ना कुछ कार्य हम लोग करते हैं कि नहीं, मत्स्य, मछली इत्यादि, जिसमें जीव हो, इसको इस प्रकार समझिए, ठेठ भाषा में समझिए आप लोग, ठीक है। अपने भाषा में ही लिखिएगा तभी आंसर मिलेगा, आप लगा रखिएगा ज्योग्राफी में। तो ये जैव संसाधन का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जो सजीव वस्तु से बने हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मानव, पशु, मत्स्य, मछली, और आपका जो जो दिमाग में आ रहा है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। बस उसमें जीव होना चाहिए, वो सजीव वस्तुओं से बना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अजैव संसाधन, ठीक है। अजैव संसाधन जस्ट मतलब उसका अपोजिट दे दीजिए। वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो, एक स्टूडेंट ही हो ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप एक स्टूडेंट ही हो क्लास 10th का। तो आप एग्जाम्पल दोगे जो आपका रोज़मर्रा जीवन में काम है, जैसे स्कूल, है ना, मकान, बोर्ड, किताब, कॉपी, कलम इत्यादि, ताकि एग्जामिनर को लगे कि जो स्टूडेंट लिखा है उसका दिमाग में अच्छा चल रहा है, वो एक स्टूडेंट के नज़रिया से ही आंसर को बना रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो ये जैव और अजैव कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आप लोग को और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। मतलब 120 वर्ड में आपको ये आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, अच्छी तरह से इसको भी समझते हैं, और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को, बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हम लोगों से कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में जो है ना, वो भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, यानी कि भूमि कहाँ कहाँ कितना यूज हो रहा है, किस प्रकार का वो है नहीं है, उसके बारे में बताएं। 1960 61 से वन के अंतर्गत, मतलब जो 1960 है और 61 में वन के अंतर्गत जो वन है, जिन भूमि में वन है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुआ है, ठीक है। इसका क्या कारण है बताना है आपको 120 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, लिखते हैं। इसमें बोला गया है सिंपली कि जो भूमि है भारत में उसको आपको बताना है, लिखना है, ठीक है। भूमि कहाँ कितना है नहीं है, भारत में भूमि का कहाँ कितना यूज होता है उसके बारे में बताना है। और एक और पूछा है कि 1960 से 61 में जो जंगल के जो भूमि है ना, जिसमें जंगल लगा हुआ है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुआ, वो उस जंगल का ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। जंगल बड़ा हुआ नहीं है, इसका क्या कारण है। तो चलिए समझते हैं, बिल्कुल शॉर्ट समझेंगे। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा कि उत्तर भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। भारत का जो उत्तरी भारत है ना,
आप लोग को अगर मैपिंग में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, या फिर मैं उस पर वीडियो ला दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोगों के माइंड में एकदम मतलब कि बैठ जाएगा कि आप लोग मैं बता दूंगा कि ये स्टेट कहाँ है, ये राज्य कहाँ है, तो आप लोग को दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये यहाँ है वो यहाँ है, ठीक है। तो मैं मैपिंग वाला भी वीडियो लाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट जो उत्तर भारत वाला है, ठीक है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला भारत है, वो जम्मू कश्मीर किधर है, उत्तर में है ना। तो उत्तर भारत में भूमि उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। कुल भूमि में से 93%, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरह समझ जाइएगा। जो पूरा भूमि है 93% भोग के ही आंकड़े उपलब्ध है, मतलब कि सरकार को उत्तर भारत का 93% भूमि का ही आंकड़ा उपलब्ध है, बाकी का उपलब्ध नहीं है। फिर अगला है कुल प्राप्त भूमि में से जो भी 93% भूमि है उसमें से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मतलब जो 46.6% है उसमें से जो भी बोया गया क्षेत्र है वो अंतर्गत उसका आता है 46.6% में, ठीक है। समझिए, थोड़ा सा अभी थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट मैं पूरा जब बताऊंगा तो आप लोग कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, ठीक है। देखिए इसमें इसके बाद है कि 22.5% भूमि पर वन है, ठीक है। उत्तर भारत में जो आंकड़ा सरकार को उपलब्ध है उसमें से 22.5% जो है सो भूमि पर वन है, ठीक है। और 13.8% भूमि बंजर है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, 13.8% पर क्या है, भूमि बंजर है। और कृषि अयोग्य भूमि है, मतलब कि वहाँ पर कृषि नहीं किया जाता है, ठीक है। 13.8% में भूमि पर कृषि नहीं किया जाता क्योंकि वो बंजर है, ठीक है। वो मतलब कि फसल उपजाऊ वाला जमीन नहीं है, ठीक है। 7.7% भूमि परती भूमि है, मतलब 7.7% जो भूमि है वो ऐसे ही परती है, उसमें कुछ भी फसल नहीं होता है। इसके बाद है 4.8% भूमि पर चारागाह और बगान है, और 4.8% पर चारागाह और बगान है। इसके बाद लिखा है कि 4.6% बंजर भूमि है। ये आंकड़ा बता रहा है, ठीक है, कि कितना प्रतिशत पर क्या क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ आंकड़ा बता रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है। देखिए यहाँ तक तो इसका जो आंसर था वो ये था कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, मतलब कि भूमि कहाँ कितना है, कितने प्रतिशत भूमि पर है ना बंजर भूमि है, कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, कितने प्रतिशत भूमि पर जो है सो वैसे ही पड़ती है, ये सब बताना है। तो यहाँ तक आपका आंसर मिल गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 1960 से 61 से जो जंगल वाला ज़मीन है उसमें क्यों नहीं वृद्धि हुआ उसको हम लोग समझेंगे। तो समझते वर्ष 1960 से 61 से वन 1960 से 61 से है ना वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, यहाँ पर बता रहा है वृद्धि तो हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत ही मामूली है, मतलब ये वृद्धि कुछ खास नहीं हुआ है, ऐसे ही वृद्धि हुआ थोड़ा सा। राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक है। और राष्ट्रीय वन नीति कब बना था, 1952। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आप लोग को, नो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होना चाहिए, मतलब कि जो वन नीति है एक वन नीति बनाया गया उसके अनुसार 33% भूमि पर वन होना चाहिए। किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों की कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि जो आर्थिक वृद्धि है वो नहीं हो पाई है। मतलब यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि भारत में कुल 33% भूमि पर वन होना चाहिए। ये किसका कहना है, राष्ट्रीय वन नीति। अब ये राष्ट्रीय वन नीति कब है, क्या है, ये भारत का एक वन नीति है, ठीक है, जिसे 1952 में बनाया गया था, मतलब कि जंगल का रख रखाव के लिए, ठीक है। तो उसका कहना ये है कि पूरा 33% पर भूमि पर वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उतना नहीं है। भारत में इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है, इतनी फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ का कटाव होता है, ठीक है। और भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। इसी के कारण यही है ना, अधिक अधिक जनसंख्या होगा तो अधिक उसका उपयोग भी करेगा जंगल का, और फैक्ट्रियाँ लगेगा तो भी जो है सो जंगलों का यूज होगा। तो उसके कारण क्या है कि भूमि का अधिक उपयोग नहीं हो पाया है, ठीक है। जो जंगल है वो और क्या हुआ, कम होते जा रहा है। और आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि जंगल का क्या हाल है। अभी सब लोग जाता है और उसको वैसे ही सारे जंगल का जितना है पेड़ पौधों को काट कर क्या क्या चीज़ करता है वो आप लोग को अच्छी तरह से पता है, हमको पता है, आप लोग गांव से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कि लगातार इतना भूमि उपयोग हो रहा है
कि भूमि संसाधनों का बहुत ही निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का दम बहुत ही निम्नीकृत हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा जंगल होगा उतना पर्यावरण संतुलित होगा, मतलब कि मैनेज करके रहेगा, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण होने से बचाते हैं, मतलब कि जंगल अगर यदि रहेगा तो पर्यावरण में क्या होगा, एक संतुलन बनेगा। मिट्टी अपरदन को रोकेगा, मैंने पिछला भी बताया कि अगर जंगल रहेगा तो वो मिट्टी को अपरदन होने से बचाएगा, मिट्टी को बहाव होने से वो रोकेगा। कैसे रोकेगा, वो रोकेगा अपने जड़ों के माध्यम से, ठीक है। तथा भूमि को निम्नीकरण होने से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसलिए जो है सो वनों को बढ़ाना ज़रूरी है। हम लोग को जंगल से जो है पेड़ पौधे कम काटना है ना, काटना ही नहीं है, और जंगलों को लगाना है ताकि वन पे वृद्धि हो, वन जंगलों में वृद्धि हो, ठीक है। चलिए, ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आपको कितने शब्दों में लिखना है, 120 वर्ड में। ओके, तो चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा है कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। मतलब कि इसका कहना सरल भाषा में ये है कि इतना जो फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं बढ़ रहा है आज के जीवन में, इतने तरीके से विकास हो रहा है, हर कुछ घंटों में कुछ ना कुछ नया जो है सो आविष्कार हो रहा है, ठीक है। और संसाधनों का दोहन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास इतना जो तेज़ी से मानव विकास कर रहा है, इसमें से संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, संसाधन को इतना ज़्यादा क्यों खत्म हुआ है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे कि संसाधनों का उपयोग सांस्कृतिक विरासत जैसे मानव का ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी विकास के कारण आर्थिक विकास का संभव हुआ है। मतलब कि संसाधनों का उपयोग जो है सो हम लोग क्या करते हैं, संसाधन का उपयोग किस लिए करते हैं, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक विरासत बने रहे, मानव का ज्ञान बढ़े, कौशल प्रौद्योगिकी यानी कि फैक्ट्रियाँ में से अच्छा हो, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बने, तब ना हम लोग मतलब जंगलों का यूज करते हैं, संसाधनों का यूज करते हैं। इसके बाद कहा जिससे संसाधनों का उपयोग बढ़ा है। अब अगर मान लेते हैं कोई फैक्ट्री बनाना हो या फिर किसी भी प्रकार का तो उसमें संसाधन तो लगेगा ही, चाहे वो पेड़ हो या फिर किसी प्रकार का हो, है ना, वो जो है सो संसाधन का उपयोग तो लगेगा, ठीक है। यदि कोई क्षेत्र संसाधन में धनी है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ तो इन उपलब्ध संसाधनों का उपभोग संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्षेत्र जहाँ पर प्रौद्योगिक विकास नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा राज्य हो भारत का जहाँ पर कोई भी इतना विकास नहीं हुआ है, मतलब कि वहाँ लोग जानते नहीं हैं, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या वहाँ पर संसाधन का उपयोग ज़्यादा होगा? एकदम नहीं होगा, क्योंकि लोग जानेंगे नहीं कि संसाधन को किस प्रकार यूज करना है, किस प्रकार उसको नए चीज़ों में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में तो समझेंगे नहीं, है ना। तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा संसाधन का यूज नहीं होगा। लेकिन प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के भूगर्भ से निकालना संभव हो पाया है। मतलब कि जब लोग दिमाग जब आ गया, है ना, लोगों के पास दिमाग आ गया, नॉलेज आ गया, तो क्या हुआ, संसाधन का उपयोग करने लगा और उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, ज़मीन से भूगर्भ से किस प्रकार से निकाला जाता है उसको समझ गया, तो वो संसाधन को दोहन करने लगे, है ना, और उसका उपयोग करने लगे अपने दैनिक जीवन में। आदिम अवस्था में यानी कि जो पहले के लोग जो रहते थे आदि काल में, ठीक है, तो आदि मानव जिसको बोला जाता है, आदिम अवस्था में मनुष्य वनस्पति और पशुओं पर निर्भर था। मतलब कि पहले लोग इतना जानते नहीं थे कि मतलब कि क्या चीज़ है नहीं है, नॉलेज नहीं था लोगों के पास, है ना। तो उस किस पे निर्भर था, किस पर डिपेंड था, वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे होते थे उस पर डिपेंड था, और पशुओं पर निर्भर था। वो लोग शिकार करते थे, है ना, तो उसको कैसे पकाया जाता है उसके बारे में नहीं जानते थे, वो कच्चा मांस को खाते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आदिम अवस्था में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य की उन्नति की और उसने जीवन तकनीक और प्रौद्योगिक के बल पर प्रकृति के रहस्य का पता लगाया। धीरे धीरे लोगों के पास नॉलेज आया। इसके बाद प्रकृति के बारे में जाना कि प्रकृति कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम संसाधन को यूज कर सकते हैं, किस प्रकार हम खाना बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे जो है सो संसाधन को हम लोग यूज करना सीख गए और आज इतना यूज कर रहे हैं कि संसाधन कम है लेकिन उसका यूज करने वाला जनसंख्या बहुत ही हो चुका है आज, ठीक है। बल प्रकृति का रहस्य का पता लगाया, कल की प्रकृति संपदा को आज के संसाधनों में बदला। मनुष्य, है ना, मनुष्य द्वारा संसाधनों का प्रयोग उसके प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। मतलब कि मनुष्य जो भी संसाधन उपयोग करता है उसका
प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, मतलब उसका नॉलेज पर निर्भर करता है, वो कितने ज़्यादा जान चुका है और किस प्रकार उसका यूज करेगा, वो उसके डिपेंड करता है, उसके नॉलेज और उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है कोयला तथा पेट्रोलियम का प्रयोग आर्थिक स्तर पर तब तक नहीं हो पाया जब तक भाप का इंजन और अंतदहन इंजन का आविष्कार नहीं हो गया। क्योंकि जब हम लोग जानते ही नहीं थे कि जब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ का हम लोग आविष्कार कब करते हैं, जब उसका ज़रूरत हो, जब उसको जानते हैं। ठीक है, अभी अभी एआई आ गया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, मिनटों में बहुत कुछ काम कर सकता है। मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के दुनिया में कितना आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से दुनिया विकसित हो रहा, विकास कर रहा है। ठीक है, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। तो वही लिखा है कोयला तथा पेट्रोलियम का प्रयोग आर्थिक स्तर पर तब तक नहीं हो पाया जब तक भाप का इंजन और अंतर्दहन का इंजन का आविष्कार नहीं हुआ। क्योंकि इसका जब गाड़ी रहेगा तो उसमें दिमाग लगाया है कि पेट्रोल से चलेगा, तब पेट्रोल कैसे निकाला जाए, उस संसाधन का यूज कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें कब जाना मनुष्य, जब उसके पास नॉलेज आया। ठीक है, तो जब उसको उसके पास नॉलेज आया तो वो पेट्रोल और कोयला का यूज करने सीख गया। ठीक है, अतः प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। तो आशा करते हैं इसका भी आप लोग समझ गए होंगे। इसका सिंपली आंसर इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं कि मानव का इतना विकास रोज ना कुछ विकसित हो ही रहा है, जिसके कारण संसाधन का यूज करता है। ठीक है, और संसाधन का यूज इतना कर रहा है कि संसाधन तो कम है लेकिन इसका यूज करने वाला जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और जितना प्रौद्योगिकी विकास करेगा, जितना मानव विकास करेगा, उससे अधिक संसाधनों का उपभोग होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सेकेंड चैप्टर जो भी है उसको हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आप लोग का प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा इसी प्रकार से, और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।